नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। एक अभिभावक जो है अपने बच्चे के लिए किस प्रकार से रोल मॉडल हो सकता है, उसको लेकर आज चर्चा करेंगे। चर्चा थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको 3 घटनाओं का जिक्र करूँगा जो कि वास्तविक है, कोई काल्पनिक घटना नहीं है। जिसमें 1-2 घटना तो मैंने मेरे सामने घटित होते देखी है, उसको लेकर अपन चर्चा करेंगे। जो प्रथम घटना है कि 3 बच्चे थे और तीनों का आईआईटी में सिलेक्शन होता है। क्योंकि गांव के रहने वाले थे, आईआईटी में पहुंचते हैं तो शहर की चकाचौंध देख के थोड़े बहक जाते हैं, और जब उनके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है तो उनके जो परीक्षा परिणाम है वो अपेक्षाकृत थोड़े से डाउन आ जाते हैं। उनका जो स्कोर है वो थोड़ा डाउन आ जाता है। तो जो कॉलेज प्रबंधन है वो उनके तीनों के पेरेंट्स को वहाँ बुलाते हैं, अपने पिताजी को बुलाते हैं, और वार्निंग दी जाती है कि आपके जो बच्चे हैं, इनका जो स्कोर है, जितना स्कोर होना चाहिए उसके बिल्कुल पास में है। अगर इससे स्कोर अगर इनका नीचे जाता है तो मजबूरन इनको यहाँ से रस्टिकेट किया जा सकता है। क्योंकि एक नियम होता है वहाँ का, भाई आपको एक फिक्स क्राइटेरिया दिया जाता है कि इससे अगर आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाती है तो फिर आप वहाँ पर रेगुलर स्टडी नहीं कर सकते। क्योंकि ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर सरकार की एक बड़ी रकम खर्च होती है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर टॉप बच्चे जाते हैं तो आपको परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से बना के रखनी होती है। कि ये नहीं कि मान लो कि आईआईटी में सिलेक्शन हो गया तो चलो ठीक है, अब कोई मज़े ही मज़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर 4 साल आपको अच्छी परफॉर्मेंस बना के रखनी पड़ती है। तो होता यह है कि जो पेरेंट्स हैं वो जो कॉलेज प्रबंधन होता है उनको ही गलत ठहराने लगते हैं कि आप ये ऐसे कैसे कह सकते हो, हमारे बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट थे, टॉपर्स बच्चे हैं, वो डाउन कैसे हो सकते हैं, हो ना हो कि यहाँ के सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो। तो एक छोटी सी बात, वहाँ का जो प्राचार्य होता है वो कहते हैं कि आप अपने बच्चों के पास जाइए और उनसे पूछिए कि वो आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं। तो तीनों जाते हैं और अपने बच्चों से पूछते हैं, भाई तुम्हारे जो ये रिजल्ट डाउन जा रहा है, तुम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन अब क्या स्थिति है कि ये डाउन क्यों जा रहा है, तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो। तो एक बच्चे ने कहा कि पिताजी, मेरे को एक्टिंग का बहुत शौक है, मैं चाहता हूँ कि मैं अमिताभ बच्चन जैसा अभिनय करूँ, उस तरह का हीरो बनना चाहता हूँ मैं। दूसरे ने कहा कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, सोनू निगम मेरा फेवरेट है, मैं उनकी जैसी सिंगिंग करना चाहता हूँ। और तीसरे ने जवाब दिया कि मैं महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर दोनों में जैसे क्रिकेटर में बनना चाहता हूँ, मुझे वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब एक ने कहा कि अमिताभ बच्चन मेरा आइडियल है, दूसरे ने कहा कि सोनू निगम मेरा आइडियल है, तीसरे ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी मेरा आइडियल है। तीनों वापस कॉलेज पहुंचते हैं और जो प्रिंसिपल है उनसे बताते हैं कि एक ने कहा कि मेरा जो बेटा है वो अमिताभ बच्चन जैसा बनना चाहता है, यानी अमिताभ बच्चन को आइडियल मानता है। दूसरे ने कहा कि मेरा जो बेटा है वो सोनू निगम को अपना आइडियल मानता है, और तीसरे ने कहा कि मेरा जो बेटा है वो महेंद्र सिंह धोनी को अपना आइडियल मानता है। तो प्रिंसिपल ने तीनों की ओर देखा और कहा कि क्या आप में से किसी के भी बेटे ने ये नहीं कहा कि पिताजी मुझे आपके जैसा बनना है। तो तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि नहीं, हमारे बेटे ने ये तो कहा ही नहीं कि पिताजी मुझे आपके जैसा बनना है। तो प्रिंसिपल का जो जवाब था वो सुनने लायक था, कि उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बच्चों को सुधारने से पहले आप खुद के अंदर परिवर्तन लेके आओ। क्योंकि आपने बच्चे के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है, यानी आपका खुद का बच्चा आपको रोल मॉडल नहीं मानता है। आपके होते हुए अगर आपके बच्चे का रोल मॉडल कोई और है, इसका मतलब कमी अपने अंदर है। आप बच्चों के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत ही नहीं कर पाए कि वो बच्चा आपको आइडियल माने। एक बच्चे के लिए उनके पेरेंट्स सबसे पहले आइडियल होने चाहिए। आप उस बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हो, उसके बावजूद भी उस बच्चे के लिए आप आइडियल नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पेरेंटिंग में कमी रही है। सिर्फ पैसा खर्च कर देना ही सब कुछ नहीं होता है। कि आप ये नहीं कहे कि भाई हम इसको महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, महंगे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, महंगी कोचिंग दिलवा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आप उसके लिए आइडियल हो गए। ऐसी कहीं ना कहीं तो आपके अंदर कमी रही है कि बच्चा आज आपको रोल मॉडल नहीं मानता है। आप आर्थिक रूप से बहुत सक्षम हैं, आपने काफी पैसा अपने बच्चे पर खर्च किया है, उसके बावजूद भी बच्चा आपको आदर्श नहीं मान रहा है। पहली घटना यह है। दूसरी घटना, एक दंपत्ति, दोनों अधिकारी हैं
और उनका एक बच्चा होता है। शुरुआत में उसको पास के जो कॉन्वेंट स्कूल होता है वहाँ पर उसको पढ़ाया जाता है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। जब वो फर्स्ट क्लास में आ जाता है तो क्योंकि पैसों की कोई कमी नहीं है, हस्बैंड वाइफ दोनों अधिकारी है, तो उस बच्चे को 3 टियर सिटी के अंदर एक बड़े स्कूल के अंदर हॉस्टल में उसका एडमिशन करवा दिया जाता है। बच्चा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक उसी स्कूल में पढ़ता है, वहीं हॉस्टल में रहता है। जब भी छुट्टियां मिलती थी वो बच्चा आ जाता था। बाकी 12 साल कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक वो बच्चा वहीं पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ता है और सब्जेक्ट साइंस मैथ होता है उसके। और उसके बाद 12th पास करने के बाद वो बच्चा कोटा चला जाता है और वहाँ पर जेई की कोचिंग करता है और अच्छी रैंक से उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है। 4 साल आईआईटी में ट्रेनिंग लेने के बाद विदेशी कंपनी में उसका प्लेसमेंट हो जाता है और वो विदेश जाके सेटल हो जाता है। तो शुरुआत में तो थोड़े दिन, साल भर में एक बार, 6 महीने में एक बार, इस तरह से आता रहता है। फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है और 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत जाते हैं, बच्चा आता नहीं है। कभी कभार उसका फ़ोन आ जाता है और इधर समय बीतता गया और हस्बैंड और वाइफ दोनों रिटायरमेंट की अवस्था में आ जाते हैं। दोनों का रिटायरमेंट हो जाता है, लेकिन बच्चा अभी भी विदेश में रहता है। पैसों की कोई कमी नहीं है। पेरेंट्स फ़ोन करते हैं उसको, बच्चा बहुत कमा लिया, वैसे भी हमारे पास बहुत पैसा है, वहाँ विदेश में रह के क्या करेगा, यहाँ आओ, साथ में रहते हैं। तो बेटा कहता है कि पिताजी आप कौन से साथ की बात कर रहे हो, आपने मेरे ऊपर पैसे खर्च किए, मैं आपके पास पैसे भेज रहा हूँ। जो आपने मेरे साथ किया मैं आपके साथ वैसे व्यवहार कर रहा हूँ। आपने शुरू से ही मेरे को आपसे दूर रख दिया और अब आप साथ में रहने की बात कर रहे हो। जब मुझे आवश्यकता थी आपके साथ की तब तो आप मेरे साथ थे ही नहीं। जब मैं पहली क्लास में था आपने मुझे हॉस्टल में भेज दिया, उसके बाद 12वीं के बाद मुझे आईआईटी के अंदर भेज दिया, मैं 4 साल वहाँ रहा, उसके बाद मेरा बाहर प्लेसमेंट हो गया। तो फिर आपने ही कहा था कि चलो ठीक है बाहर की कंपनी और विदेश में जॉब कर लो, और अब आप कह रहे हो कि वापस आना चाहिए। कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं नहीं आ रहा हूँ। अब दोनों बहुत दुखी हैं, दोनों अकेले रह रहे हैं। बेटा उनका विदेश में है, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मानसिक शांति नहीं है। 2 कहानी वो है जहाँ पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए आइडल नहीं बन पाए। तीसरी कहानी जिसमें पैसों की तंगी है, बहुत ज़्यादा तंगी है, उसको समझते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है हरकू भाई। हरकू पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन कोर्ट के बाहर उसकी एक चाय की होटल है, ठेला है, उस पर चाय बनाता है और कोर्ट में जो भी लोग आते हैं, वकील है, उन सबको चाय पिलाता है। लेकिन उसका जो बच्चा है, बच्चे का नाम है रमेश। रमेश पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है। 12वीं का रिजल्ट आता है और रमेश के काफ़ी अच्छे परसेंटेज बनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हरकू कोर्ट के बाहर बैठता था, मतलब चाय बनाता था, तो उसकी वकीलों में अच्छी पहचान थी। तो वो अपने बच्चे का जिक्र करता है कि मेरा जो बेटा है रमेश, उसके 93 परसेंटेज बने 12th के अंदर। अच्छी बात है, 93 परसेंटेज बने। तो वकीलों ने कहा कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, आप इसको बाहर भेजो पढ़ने के लिए, बड़े शहर में भेजो, बच्चा इंटेलिजेंट है, पैसों की चिंता मत करो, पैसे हम देंगे, आप तो बाहर भेजो। इस प्रकार का आश्वासन दिया जाता है कि आप बच्चे को बाहर भेजो, पैसों की चिंता नहीं करनी है, पैसे हम देंगे। हरकू उनकी बातों में आ जाता है और किसी बड़े कॉलेज के अंदर उसका दाखिला करवा देता है, जहां फीस बहुत ज़्यादा मोटी थी। हालांकि परसेंटेज अच्छे थे तो उसको कुछ डिस्काउंट भी मिलता है, लेकिन जितना डिस्काउंट मिला था, जितनी फीस मांगी जा रही थी, उतनी भी क्षमता उस हरकू की नहीं थी कि वो फीस जमा करवा पाए। वकीलों ने कहा था कि हम पैसे दे देंगे, लेकिन किसी ने सहायता की नहीं। केवल जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन सबने मिठाई खा ली, उस दिन चर्चाएं हो गई कि आप इसको बाहर भेजो, वो पैसे हम दे देंगे, लेकिन उसके बाद किसी ने कोई सहायता नहीं की। हरकू का बेटा रमेश बड़े शहर में पढ़ रहा है, ग्रेजुएट हो जाता है। ग्रेजुएट होने के बाद सिविल सर्विस की तैयारी करता है और भारतीय प्रशासनिक सेवा में उसका चयन हो जाता है। चारों तरफ खुशी का माहौल है और एक चर्चा चलती है कि रमेश ने हरकू का नाम चमका दिया, रमेश ने हरकू का नाम चमका दिया, आज रमेश कलेक्टर बन गया, रमेश ने हरकू का नाम चमका दिया। लेकिन इस चर्चा में कहीं पर भी ये चर्चा नहीं थी कि हरकू ने रमेश को कलेक्टर बना दिया। कोई ये नहीं कह रहा था, सब कह रहे थे कि रमेश ने हरकू का नाम चमका दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हरकू ने रमेश को कलेक्टर बना दिया, किसी ने नहीं कहा। हरकू की पहचान अच्छी थी समाज के अंदर। जब बच्चा कक्षा 12 पास होने के बाद कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा था, उस दौरान हरकू जो है उसका सगाई, वैवाहिक संबंध जो है तय कर देता है, सगाई कर देता है।
और जब रमेश का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हो जाता है तो उसकी इच्छा होती है कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में हो। तो वो सगाई तोड़ देता है और एक उनके जो बैचमेट थी उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। अब दोनों शहर में सेटल हो जाते हैं और कभी कभार आते हैं। उसके बाद हरकू की तरफ देखना बंद कर देते हैं। हरकू ने जैसे तैसे पैसे उधार लेके उसको पढ़ाया था, कर्ज था, तो उसको कुछ नहीं मिलता है। दोनों बच्चे मतलब हस्बैंड वाइफ वहाँ सेट हो जाते हैं और हरकू अपनी जो चाय की थड़ी है या चाय का ठेला है वहीं पर आ जाता है और जैसे तैसे करके कर्ज को उतारने लगता है। तो यहाँ पर 3 कहानियाँ अपने को देखने को मिलती है। प्रथम जो 2 कहानियाँ हैं उसके अंदर अपन देखते हैं कि पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसा खूब खर्च किया जाता है, लेकिन दोनों के अंदर अपन देखते हैं कि जो बच्चे हैं पेरेंट्स को आइडियल नहीं मानते हैं, उनके लिए कोई पेरेंट्स का कोई महत्व नहीं होता है। तीसरी कहानी संघर्षपूर्ण है। हरकू काफ़ी संघर्ष करता है और जाहिर सी बात है कि एक बेटे के लिए संघर्ष करता हुआ पिता आइडियल होना चाहिए। अगर संघर्ष करता हुआ पिता अगर किसी बच्चे के लिए आइडियल नहीं होता है तो मैं तो ऐसी औलादों को धूर्त मानता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। जो अपने संघर्ष करते हुए पिता को आइडियल नहीं मानता है, उसके संघर्ष को नहीं देखता, उसका कोई मतलब नहीं है। इससे पहले एक वीडियो 2-4 दिन पहले मैंने डाला था और मैंने कहा था कि गर्मियों का समय है और अपने बच्चे को अपना जो भी वर्क प्लेस से वहां ले जाएं, उसको बताएं कि आप क्या काम करते हो, कैसे काम करते हो, कैसे पैसे कमाए जाते हैं, लोगों से किस प्रकार से डील की जाती है, किस प्रकार से उनको कन्विंस किया जाता है। ये सारी बातें आपके बच्चे को पता होनी चाहिए। जो आप काम कर रहे हो उसको पता होना चाहिए। हरकू ने यही गलती की थी। हरकू ने कभी भी रमेश को यह नहीं बताया था कि वो किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं। उसके दिमाग में ये रहा कि यार मैं अगर बच्चों को बताऊंगा तो बच्चा सोचेगा यार मेरे पिताजी की स्थिति में तो ये तैयारी नहीं करो। ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके जहन में होना चाहिए कि मेरे जो पिताजी पैसे खर्च कर रहे हैं वो किस तरह से कमा रहे हैं। ये बात कभी रमेश को बताई नहीं थी, इसलिए उसको एहसास कभी था नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो पेरेंट्स है उनको अपने बच्चे के साथ समय बिताना चाहिए। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, 12वीं पास कर लेते हैं, उसके बाद उनके साथ समय बिताओ, बैठो। 12वीं पास करने के बाद क्या मैं तो कह रहा हूँ कि छोटे क्लासों से ही बैठो। रोज शाम को कम से कम 1 से 1.5 घंटा उस बच्चे को दो। उसको लेके शाम को बाहर टहलने निकल जाओ, चर्चा करो, छोटी मोटी चर्चा करो। जो भी चीजें देख रहे हो उसके बारे में चर्चा करो। कोई बस जा रही है उसके बारे में चर्चा कर लो। अरे कोई टाटा कंपनी का ट्रक जा रहा है, उस टाटा कंपनी के बारे में चर्चा कर लो आप तो। लेकिन चर्चा करने से कम्युनिकेशन बनेगा, सामंजस्य बैठेगा, आप दोनों के विचारों का आदान प्रदान होगा। बच्चे को एहसास होगा कि मेरे पिताजी घर में हैं। लेकिन होता क्या है, हम लेट घर पे पहुंचते हैं और खाना खाने के बाद बच्चा अपने कमरे में, हम अपने कमरे में, या अगर कहीं बैठते भी है तो मोबाइल में लग जाते हैं। ये कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया है। पहले ऐसी स्थितियां नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि लोगों के पास मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो रह लेके उनके पास एक ही चीज थी कि चलो बैठ जाते पास में, या और कुछ नहीं तो चलो टीवी था तो चलो टीवी सब साथ में मिलके देखते थे। आजकल टीवी भी बंद हो गया, सबके अपने अपने मोबाइल में जो आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए, हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, जिसमें चाहो उसमें देखो, कोई दिक्कत ही नहीं अपने अपने कमरे में। तो अगर रिश्तों को बचाना है तो एक चीज है कि आपस में चर्चाएं जरूरी है। चर्चा करोगे, आप बच्चे के विचारों को समझोगे, बच्चा आपको समझेगा। आप ये मत सोचिए कभी भी कि वो छोटा है, वो क्या समझता है। अरे आजकल की पीढ़ी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, वो सब समझती है। हम यही गलती कर जाते हैं कि यार मेरा बच्चा तो छोटा है, वो क्या समझता है। लेकिन आपका बच्चा जिस विद्यालय में जाता है वो 5वीं में पढ़ता है, लेकिन स्कूल 12वीं तक है, तो 12वीं तक के बच्चों के संपर्क में आता है। भले ही वो शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं हो, लेकिन मानसिक रूप से परिपक्वता बच्चों के अंदर आ जाती है, और ये बहुत जल्दी आती है। मैंने 1 साल पहले कहा था, और जो मैंने कहा था उसके बाद 5 से 3 बाद अखबार में भी इस तरह की खबरें आपने देख ली होगी कि बच्चे जो है शारीरिक रूप से परिपक्व बाद में हो रहे, मानसिक रूप से पहले परिपक्व हो जा रहे हैं। ये एक चुनौती है पेरेंटिंग के लिए। अब उसको आपको किस प्रकार से डील करना है, ये आपको निर्णय लेना है। हो सकता है आप में से कोई मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता होगी, ये तो फालतू की बातें हैं। देखिए, ये मेरे विचार हैं, मेरा अनुभव है। मैंने 2012 से मैं शिक्षा फील्ड से जुड़ा हूं। अगर आप एक बच्चे को देखते हो, या आपके 3 या 4 बच्चे होंगे, आपके पड़ोस में रिश्तेदारों में कम से कम 20-25 बच्चे होंगे, आपने 20-25 बच्चों के आचार व्यवहार को समझा होगा। मैंने 2012 से
मैं पढ़ा रहा हूँ, 2026 चल रहा है, तो इतने टाइम में कम से कम 4 से 5 हज़ार बच्चों के आचार व्यवहार को हम जान चुके हैं, छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लासों तक। तो एक अनुभव के आधार पर कहते हैं परिवर्तन बच्चों के अंदर लगातार आता है, उस परिवर्तन को अपने को मद्देनजर रखते हुए उसकी बच्चे की काउंसलिंग ज़रूरी है। हम काउंसलिंग नहीं करते हैं, ज़्यादा छूट दे देते हैं, उसका भी नुकसान अपने को भुगतना पड़ता है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। आप चाहे आलोचना करना चाहे या सराहना करना चाहे, जो भी आपकी इच्छा है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस छुट्टियों का अच्छे से आनंद लेंगे। अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाए रखें कि औरत पुरुष के साथ और पुरुष औरत के साथ सहज महसूस कर सके। धन्यवाद।